नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्या बाबा रामदेव को रुचि सोया जैसी कंपनी फ्री में मिल गई? इस बात का जवाब जानने में यानी पतंजलि में अगर आपकी थोड़ी सी भी रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी साल 1972-73 में रुचि एक सोया प्रोसेसर ग्रुप के तौर पर शुरुआत की थी। साल 1986 में कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और साल 1991 तक आते आते कंपनी का वनस्पति प्लांट, एडिबल सोया फ्लोर और ऑयल में उनकी कैपेसिटी देखिए 7,500 मीट्रिक टन, 60,000 मीट्रिक टन और 12,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। और आज की तारीख में कंपनी के पास 22 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। रुचि सोया के पास ब्रांड्स क्या क्या थे? तो रुचि के पास न्यूट्रिला आप जानते ही हैं, जो हर सोया चंक्स का नाम न्यूट्रिला हो गया था। हर आदमी उसी नाम से अभी उसको जानता है, जैसे कि हम टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से जानते हैं और वनस्पति घी को डालडा के नाम से जानते हैं। तो उनके पास ब्रांड्स में देखिए न्यूट्रिला, महाकोश, सनरिच, रुचि गोल्ड, अलग अलग प्राइस सेगमेंट में ये सब उनके ब्रांड्स थे और अच्छी तरह से काम कर रहे थे। मगर उसके बाद क्या हुआ, क्या गलतियां हो गई, कहाँ गड़बड़ हुई, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वीडियो का। जो भी कंपनी के बनने और बिगड़ने के बारे में जानना समझना जिनके लिए एक रोचक रहता है, उनके लिए देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये पार्ट। हुआ क्या, साल देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, साल 2011 में इंडोनेशिया ने, जो कि पाम ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मगर उसके साथ साथ उन्होंने रिफाइंड एडिबल ऑयल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। कच्चे माल पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ा दी, वो महंगा हो गया। और जो रिफाइंड प्रोडक्ट था, जिसको रिफाइंड एडिबल ऑयल था, जिसको आप उठा के सीधा पैक कर सकते थे, पैकेट में यूज कर सकते थे, उसके ऊपर आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो गई। उसके देखिए क्या फायदा नुकसान हुआ। उनको तो फायदा हुआ क्योंकि उनको कच्चे माल वाली कंपनियां जो इंडिया की थी वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, रुचि सोया की इनपुट कॉस्ट, क्योंकि रुचि सोया कच्चा माल बाहर से लेती थी, उसको यहाँ प्रोसेस करती थी, उसके यहाँ प्लांट्स थे। मगर क्योंकि अब कच्चा माल उनको महंगा मिलना शुरू हो गया था, उस पर ड्यूटी बढ़ गई थी और उसको रिफाइन करने की कीमत होती है, कॉस्ट होती है। उसके बाद वो उसको बेचेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा मार्जिन बचेगा, बाकी प्लेयर्स को बेचना है या खुद भी आपको उसको अपने ब्रांड के साथ भी बेचना है, तो उसमें बहुत कम मार्जिन बचेगा। वो देखिए इंडोनेशियन एक्सपोर्ट ड्यूटी अपने एडिबल जो रिफाइंड प्रोडक्ट था उस पर कम कर दी। अब उस पर कम करने के बाद मतलब ये हुआ कि आप प्रोडक्ट लाइए, सीधा यहाँ टाई अप कीजिए, एक पैकेजिंग प्लांट लगाइए और वहां पे अपना ब्रांड स्टैब्लिश कीजिए और उस ब्रांड के साथ बेच दीजिए। आपको किसी तरह की बड़े प्रोडक्शन प्लांट की जरूरत नहीं है। यहीं से ही रुचि सोया की कहानी बिगड़नी शुरू हुई। अब ये देखिए, रुचि सोया अपने लिए तो बनाती ही थी, बाकी छोटे छोटे ब्रांड्स के लिए भी ये उनको भी एक तरह से सरप्लस कैपेसिटी होती थी, उनको भी देती थी। अब ये हो गया कि उनके पास एक ऑप्शन खुल गया, तो रुचि सोया मार्केट से बाहर होती गई। अब रुचि सोया की एक समय ये आया कि रुचि सोया अपनी कैपेसिटी का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तो अगर ऐसा होता है तो किसी भी बिजनेस में ऐसा होगा, अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो मतलब है कि आप लॉस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और यही होता गया। और ये देखिए उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, दूसरी चीज, जब आप मार्केट में आप इस तरह से एंटर नहीं कर पाते फिर क्या करते हो, आप थोड़ा माल उधारी में देने की कोशिश करते हो कि किसी तरह मार्केट में आपका शेयर बना रहे। उस बारे में क्या हुआ कि कम से करीबन 5,000 करोड़ रुपए का पैसा उनका मार्केट में है। आप उधारी में माल दे रहे हो अपने डीलर्स को कि भाई बेचो, मार्केट में आप भी उधारी पे बेचो, पैसा कर लेंगे, मगर वो नहीं हो पा रहा था। इसी बीच अदानी विल्मर आ गया, बुंगे, कारगिल फूड जो है, इनके ब्रांड्स भी धीरे धीरे, अगर आप याद करें उस समय आपको देखेगा कि साल 2011, 12, 13 के आसपास के बाद से ये ब्रांड बहुत बड़े बनते गए। तो रुचि सोया जहां कम होता गया, यहाँ उन ब्रांड तेजी से तरक्की करते गए। और देखिए उसका फर्क क्या पड़ा, रुचि सोया के पास आज 12,000 करोड़ रुपए का डेप्ट था। जब इसका एनसीएलटी में रेजोल्यूशन की बात हो रही थी साल 2017 के आसपास, जब बात हुई एनसीएल, जब दिवालिया घोषित कर दिया कंपनी ने खुद को, देखिए किस तरह से बदला। ये देखिए नेट प्रॉफिट है, ये डेट है। साल 2010 में 117 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था और डेट था 2,400 करोड़ रुपए का, तब भी बहुत ज्यादा था। मगर उसके बाद देखिए
अगले साल फिर बढ़ा, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी तो डेट बढ़ता गया, उसको ऑफसेट करने के लिए लोन लेते गए, कंपनी बहुत बड़ी थी, प्लांट बहुत बड़ा था, तो उनको डेट मिलता भी गया, कर्ज मिलता गया, मगर उसके बाद देखिए मार्जिन गिरते गए, कर्ज बढ़ता गया, मार्जिन देखिए फिर गिर रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। तो लगातार मार्जिन गिरते रहने से इनको दिक्कत हुई। उसके बाद साल 2014 में थोड़ा कम कर पाए, मार्जिन और गिर गए। साल देखिए यहाँ पे 4,181 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, मार्जिन बिल्कुल 80, प्रॉफिट देखिए सिर्फ 80 करोड़ रुपए का रह गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो कहानी बिल्कुल क्या बताएं। देखिए 1,200 करोड़ रुपए का लॉस, 1,300 करोड़ रुपए का लॉस, और 5,500 करोड़ रुपए का लॉस। और यहाँ के आसपास उन्होंने एनसीएलटी में रेजोल्यूशन डाल दिया था कि हम अपनी कंपनी को अब चला नहीं सकते हैं, तो कंपनी जो हमारे लैंडर्स हैं जो मर्जी कंपनी के साथ करना चाहें, बेचना चाहें, अब हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद 12,000 करोड़ रुपए का जो डेट है उसमें कुछ बैंकों का था, और कुछ इसके अलावा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, यानी जिनसे पतंजलि जी ने माल उठाया था या किसी डीलर्स को देना था, कोई उनकी बैंक गारंटी होगी, कोई अपफ्रंट पैसा लिया होगा डीलर से सिक्योरिटी मनी के तौर पे, उन सबको मिला के ये 12,000 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, जैसे हम जानते हैं बहुत बड़ा ब्रांड था, उनके पास अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, बस सम हाउ बीच में कमोडिटी के प्ले में एक साथ एक चीज और भी कही जाती है जो इस बारे में, कि कंपनी के मालिक जब कमोडिटी में उनको दिक्कत हुई, क्रूड ऑयल एक कमोडिटी है, तो सॉरी क्रूड पाम ऑयल एक कमोडिटी है, उस समय जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने कोशिश की कि वो उसको बाजार में सस्ते से कहीं खरीद सके कमोडिटी को, और उसको फिर बाद में थोड़ा एक अच्छे मार्जिन पे बेच सकें। उसके लिए उन्होंने कमोडिटी क्रूड ऑयल को स्टोर करने का प्रयास किया, कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने किए, मगर वो सम हाउ वो ट्रेडिंग में वो फायदा नहीं रहा उनको। जो फायदा चाह रहे थे कि मैं लोअर कॉस्ट पे प्रोक्योर कर लूंगा, क्योंकि हम इंपोर्ट ही करते थे, हमारी अपनी प्रोडक्शन इंडिया की बहुत कम है, पाम ऑयल के मामले में हम करीबन 80% हम बाहर से ही मंगाते हैं। तो इस संदर्भ में कंपनी ने वहां भी लॉस खाया। चलिए बात आते हैं, अपनी स्लाइड में बात करते हैं। तो बड़े बड़े ग्रुप कंपनी को लेने को तैयार थे, क्योंकि ब्रांड अच्छा था, न्यूट्रिला सबके दिमाग में चढ़ा हुआ ब्रांड था, रुचि अपने आप में महाकोश, सनरिच इनकी हमने बात की, स्टैब्लिश ब्रांड थे। तो कई कंपनियां तैयार थी, आईटीसी, गोदरेज एग्रोवेट, अदानी विल्मर, ये सब। उसके अलावा एओन कैपिटल थी, ये 3F ऑयल पाम एग्रोटेक थे। कई कंपनियां खड़ी थी इस कंपनी को लेने के लिए, इमामी भी थी, मगर समहाउ बात बनी, अंत में आके दो लोगों के बीच में टकराव रह गया। जहां पे टक्कर होनी थी वो थे हमारे बाबा रामदेव पतंजलि, और एक और गौतम अदानी, अदानी विल्मर से गौतम अदानी। इसके लिए बिड प्रोसेस होना था। बिड प्रोसेस एक इंटरेस्टिंग मेथड है, ये स्विस चैलेंज मेथड। इसमें जैसे आमतौर पर नीलामी होती है, तो उसमें जैसे आपने आईपीएल की नीलामी देखी होगी, आईपीएल की नीलामी में आप एक बिड करते हो, उसको आउटबिड करने के लिए आपके पास एक सेकंड चांस होता है। आपने 5 करोड़ कहा, अगले ने 6 कहा, तो आप 7 कह सकते हो। ये रूटीन नीलामी उस तरह से नहीं था कि आपने एक बार, जैसे बहुत बार बहुत से सेक्टर में होता है कि एक बार आपने एक सील बंद लिफाफे में प्राइस टैग भेज दिया कि ये हमारी कीमत है, अगले ने कंपनी ने ज्यादा लगा दी, तो अब जिस भी प्राइस पे तय हो गया होगा, आप वहीं पे आपको क्लोज करनी पड़ेगी। उसमें कार्टेल की संभावनाएं थी, तो ये मेथड बहुत अच्छा था कि हर कंपनी को आप आउटबिड करने का मौका दे रहे थे। तो इसमें अदानी विल्मर और पतंजलि आयुर्वेद जो थे, दोनों को अपने रेजोल्यूशन प्लान को, अपनी बिड को दोबारा से रिवाइज करने का मौका था। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद अदानी विल्मर ने करीब 6,000 करोड़ रुपए की बिड लगाई, ये, और पतंजलि ने ऑफर किया था 5700 करोड़ रुपए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात, ये 6,000 करोड़ रुपए जब आप देखेंगे बाद में और कंपनी का देखेंगे कि 4300 करोड़ रुपए के आसपास में बिक गई, तो उसका सबसे बड़ा गैप की वजह थी ये, इसमें कुछ कर्ज के साथ कुछ रेजोल्यूशन प्लान भी होता है कि इतना तो हम कर्ज लौटाएंगे, और बाकी हम कम से कम 1,000 करोड़ रुपए हमें कंपनी को, जो कई सालों से शायद काम नहीं कर रही है, उसको अच्छी सूरत में काम में लाने के लिए, कुछ लोगों का कर्जा चुकाने के लिए, कुछ फ्रेश प्लांट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आप वो प्लान रखते हो। उसको देखते हुए जो आपके लेंडर ग्रुप है वो देखता है कि किसके प्लान में कितना दम है। तो ये प्लान उसको मिला के 6,000 करोड़ रुपए था, और ये पतंजलि ने 5,700 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। तो जाहिर सी बात है, अदानी 300 करोड़ ज्यादा दे रहा था, तो क्रेडिटर जो थे उन्होंने एनसीएलटी में जब ये मामला गया, तो अदानी विल्मर को सिलेक्ट किया गया। मगर फिर उसमें एक इंटरेस्टिंग पेज यह है कि पतंजलि ने एनसीएलटी में इसको जाके क्वालिफिकेशन मांग की कि अदानी की बिड को भैया डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग तर्क सामने आया, और बहुत ये था कि
अदानी विल्मर के जो प्रमोटर हैं उनको एलिजिबल कह दिया जाए कि वो इनएलिजिबल हैं, वो उपयुक्त नहीं है सेक्शन 1920 माफ कीजिए सेक्शन 29A इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत। ये कोड क्या कहता है? इस कोड में ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे किसी चीज के लिए बिड कर रहा हो, उसका किसी ऐसी व्यक्ति से संबंध नहीं होना चाहिए जो किसी पहले किसी डिफॉल्ट केस में जो जिसकी कंपनी रह चुकी हो। तो इस केस में क्या था, अदानी विल्मर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रणव अदानी हैं, वो विक्रम कोठारी कौन है? ये मरोटोमैक ग्रुप के प्रमोटर हैं जो डिफॉल्ट कर चुका था करीब 3700 करोड़ रुपए का। तो उस ग्रुप के उनसे उनका संबंध था। इस संबंध की वजह से उनकी रोटोमैक ग्रुप से उनकी एक बेटी की शादी प्रणव अदानी से हुई है, जो कि गौतम अदानी के परिवार से ही हैं। तो इस संबंध में कहा गया कि उस क्लॉज के तहत उनको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। बात बिल्कुल सही थी और यहाँ पे बात मान ली गई और बीच में चलता रहा कि क्या किया जाए, बहुत रास्ता निकालने की कोशिश की होगी, मगर साल 2018 में अदानी ने लिख दिया कि भाई क्योंकि इसमें बहुत देरी चल रही है, उस वजह से जो हम एसेट खरीदना चाह रहे थे उस एसेट की, रुचि सोया की एसेट्स में हमें लग रहा है कि उसमें भी वो धीरे धीरे डिटोरिएशन हो रहा है। उसकी जो प्रोडक्ट जो आपके पास प्लांट है, अगर वो आप 1-2 साल से खड़ा है तो वो मान लीजिए उसकी वैल्यू कम ही होती जाएगी। तो उसके तहत उन्होंने कहा कि हम इसमें अभी बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसके पीछे की क्या कहानी थी? क्या सरकार का कोई जोर था? बहुत संभव है कि बाबा रामदेव भी चाह रहे हों कि भाई हमें कुछ तो दे दीजिए, सब कुछ तो अदानी को दे दिया। चलिए ये बात किसी और दिन के लिए रही। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए फिर साल 26 जुलाई 2019 को सब फॉर्मेलिटीज के बाद पतंजलि को रुचि सोया 4350 करोड़ रुपए में मिल जाती है। इतना वो कर्ज चुकाते हैं। कर्ज कितना था? 12,000 करोड़ रुपए के आसपास सारा मिलाकर पतंजलि कितना दे रही? 4350 करोड़। ये हाईएस्ट बिड थी और यानी आधा का आधा लोन आपका डूब गया, जो कि हमेशा ही इस तरह के प्रोसेस में देखा जाता है। अब बात करते हैं पतंजलि की उसके बाद की कहानी की। जब पतंजलि रुचि सोया हो गई उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए। ये रुचि सोया की वेबसाइट पे कुछ दिन पहले का एक हमने मार्केट कैप उनका 32,748 करोड़ था, जो कि कुछ दिनों पहले तक 40,000 करोड़ तक के आसपास भी पहुंच गया था। उस समय शेयर की प्राइस 1,107 है, जो कि एक समय 1,500 रुपए के आसपास शेयर आ गया था। और उसके आगे की बात करते हैं तो कंपनी बहुत बड़ी हो गई। आप सोचेंगे कि यार इतनी कंपनी जो 5-7 हजार करोड़ रुपए में खरीद ली बाबा ने, 3,500-4,000 करोड़ रुपए में, उस कंपनी की मार्केट कैप इतनी ज्यादा है, तो देखिए आगे क्या होता है। आप कंपनी के बैलेंस शीट जरूर देखते हैं। देखिए पीछे की बैलेंस शीट हम नहीं देखेंगे क्योंकि पीछे की बैलेंस शीट में टेक्निकली कुछ है नहीं, क्योंकि वो है पतंजलि रुचि सोया नहीं है, ये सिर्फ रुचि सोया है। रुचि सोया को हम इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे तो बाबा की जो कंपनी है पतंजलि, वो मार्च 2020 से और मार्च 2021 के बीच में हम बात करेंगे कि ये पतंजलि का। इस समय आप देखिए कंपनी पे डेट कितना है। ये डेट जो है पूरा का पूरा देखिए खत्म हो गया। तो ये खत्म इसलिए नहीं हो गया कि कुछ और हुआ, ये इसलिए कि बैंकर्स ने कह दिया कि कर्जा जो रेजोल्यूशन प्लान के तहत, तो कंपनी के ऊपर सिर्फ यही डेट रह गया था, यही नेट वैल्यू कंपनी की रह गई थी, इसी के आसपास खरीदा है। तो 3467 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स थी कंपनी के ऊपर, रुचि सोया के ऊपर। और ये जो साल जो मार्च 2021 में 3490 करोड़ रुपए की हो गई। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है हमें जानना समझना। ये इसकी जरूरत क्या है, ये हम अगले स्लाइड में हमें पता चलेगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ये मार्च 2020 में देखिए टॉप लाइन जो है मार्च 2010 से लेके आप देखेंगे 13,000 करोड़, ये टॉप लाइन जिसको हम कहते हैं बिजनेस की भाषा में, ये सेल्स होती है। और बॉटम लाइन कहते हैं नेट प्रॉफिट, कि भाई दो ही चीजें देखनी है, टॉप लाइन कितनी सेल बढ़ रही है कि नहीं और प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर सेल बढ़ रही है और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तभी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। तो सेल्स जो 2010 में 13,000 करोड़ के आसपास थी, वो एक समय पे जाके मार्च 2016 में 27,000 करोड़ रुपए, मार्च 2015 में 28,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गई थी। मगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बन पा रहा था। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता जा रहा था। एक्सपेंसेस काट के, इसमें टैक्सेस कटेंगे, आपका ब्याज कटेगा जो आपने कर्ज ले रखा है, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो था, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, उसके बाद फिर मार्च 2012 से कम होना शुरू हो गया था, कर्ज की मात्रा बढ़ गई थी। और उसमें देखिए, उसमें हम यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट के रहो पे कितने पैसे चुका रहे हो। यहाँ 574 करोड़ रुपए चुकाए। यहाँ पे आपका ये मार्च 2016 में 1297 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आपने चुकाया। जब आप ये चुकाओगे तो आपका कंपनी का घाटा यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया।
यहाँ पे आपने 938 करोड़ रुपए चुका है, यहाँ से आपने 8,057 करोड़ रुपए चुका है, इसका 857 करोड़ रुपए चुका है, तो आपकी कंपनी का लॉस बढ़ना बिल्कुल ही जायज़ था। यहाँ देखिए मार्च 2018 में आपकी सेल्स 11,000 करोड़ के आसपास रह गई और एक्सपेंसेस देखिए आपके 18,000 करोड़ पर के आसपास हो गए थे। अब चलिए ये तो एक रही पिछली रुचि सोया की बात। अब पतंजलि रुचि सोया के टाइम पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में देखिए अदर इनकम की वजह से इसको रहने देते हैं, इसको बैलेंस शीट से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमसे मार्च 2021 की बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी की सेल्स 16,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, एक्सपेंस 15,000 करोड़ के आसपास थे, करीबन करीबन 950 करोड़ रुपए का यहाँ पे लाभ हुआ कंपनी को। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम काट लें टैक्स, तो ये 514 करोड़ रुपए का है। और अगर हम इंटरेस्ट देखें, सबसे इंटरेस्टिंग देखिए 371 करोड़ रुपए हर साल कंपनी इंटरेस्ट के रूप में चुका रही है। अब देखिए आगे क्या है। अब क्या होता है, पतंजलि रुचि सोया 14 जून को खबर आती है कि पतंजलि रुचि सोया जो है 4300 करोड़ रुपए का एफपीओ लेके आ रही है। एक आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये एफपीओ होता है फॉलो पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में क्या है, अब वो कह रहे हैं कि पतंजलि के पास इस समय 99 दशमलव माफ कीजिए 98.9% शेयर हैं कंपनी के। तो सेबी की गाइडलाइन के तहत यह है कि अगर आपको धीरे धीरे कंपनी में आपको मार्केट में तभी लिस्टेड रह पाओगे अगर आपको कम से कम 15% 25% के शेयर जो हैं वो आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए रखने होते हैं। वो प्रमोटर से के पास सारे शेयर नहीं रह सकते। इसीलिए क्योंकि उनको समय दिया गया था कि उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसमें कोई हेरफेर नहीं है, एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें एक साल के भीतर पतंजलि शेयर बेच नहीं सकता था। तो कीमतें देखिए कहाँ से कहाँ बढ़ गई, पतंजलि इसको बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पतंजलि को अब यहाँ पे एक तो लोन चुकाना है। वो कह रहे हैं कि ये 3300 करोड़ रुपए के आसपास का, जो माफ कीजिए, ये इसके साथ एक चीज और हुई थी कि उन्होंने बैंक गारंटी भी भरी थी, इस बात में कभी और बात करेंगे। और ये 4300 करोड़ रुपए जो रेज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है, ये सेबी का कहना है। इसलिए ये आपको इतना पैसा जुटाना है, उसके लिए करीबन उन्होंने बात की है कि वो 9% स्टेक बेचेंगे। यानी आप देखिए कि 9% स्टेक बेचा जाएगा कंपनी में, वो करीबन करीबन आपका 4300 करोड़ रुपए का होगा, जो कंपनी ने अपना एस्टिमेट किया। हो सकता है जब ये एफपीओ का टाइम आए तो वो थोड़ा ऊपर की बजाय थोड़ा नीचे हो जाए, वो 3700 3800 3500 करोड़ के आसपास रहे, वो देखते हैं क्या रहता है। तो उसमें अब जो था कि पतंजलि 4300 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। अब बैलेंस, उनकी बैलेंस शीट पे कितना डेट था ये देखिए, ये डेट हमने आपको पहले बैलेंस शीट में दिखाया था, ये डेट था 3490 करोड़ रुपए का। यानी पतंजलि इस एफपी होने के बाद सारा का सारा पैसा जो कंपनी के पास आएगा उससे पूरा का पूरा डेट चुका सकती है, पूरा कर्ज मुक्त हो सकती है कंपनी। और इस कंपनी के कर्ज मुक्त होने के साथ कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो 98.90 से 90% आ जाएगी। अब आप देखिए उसके बावजूद भी 90% शेयर कंपनी के पास होने के साथ अब पतंजलि पे, माफ कीजिए, पतंजलि रुचि सोया पे कोई कर्ज नहीं रहेगा। यानी एक तरह से पूरी की पूरी कंपनी आपने जितने का लोन लिया उतने का चुका दिया, कंपनी का, उसी कंपनी का महज 9% या 10% हिस्सा बेच के आपने पूरा कर्ज चुका दिया। और अब पूरी की पूरी कंपनी आपके पास एक तरह से क्या कह सकते हैं, फ्री में उपलब्ध है। क्या आप इस बात से सहमत है कि मैं फ्री शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ? या अब इसमें सवाल उठता है कि ये क्या एक अच्छा बिजनेसमैन बाबा बने, अच्छा गणित उन्होंने देखा, क्योंकि आप उसके सामने तो आईटीसी भी था, आपके सामने इमामी भी था, किसी ने कंपनी में इतनी वैल्यू नहीं ढूंढ निकाली जितनी बाबा ने ढूंढ निकाली। एक बात और भी है कि बाबा जो अपना प्रोडक्ट में रिफाइंड ऑयल बेच रहे थे, अपना पतंजलि के नाम से आता था, उनकी भी आउटसोर्सिंग और रुचि के प्लांट से करते थे, तो उनके वहां से संबंध भी अच्छे थे। और देखिए अब पूरी की पूरी कंपनी यानी 30-35 हजार करोड़ रुपए की कंपनी का जो मार्केट कैप है आज के शेयर वैल्यू के हिसाब से, वो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री में मिल गया। और वो भी कितना, बिजनेस इतना अच्छा चल निकला है कि एक साल 1.5 साल में, मान लीजिए पूरी तरह से 2 साल के भीतर ही आप पूरी कंपनी का कर्ज चुका के 90% कंपनी अपने पास रख के, जो कि उस कंपनी की अभी मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू अगर हम देखेंगे तो मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है, जो कि आने वाले समय में और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो कंपनी करीबन करीबन, हमने पिछली एक स्लाइड में आपको बताया था कि करीबन वहां पे 370 करोड़ रुपए के आसपास वो वहां पे 370 करोड़ रुपए के आसपास वो वहां पे ब्याज के तौर पे चुका रहे थे।
तो जब वो ब्याज के तौर पे चुकाने की बजाय जब कंपनी के बैलेंस में जाएगा, बैलेंस शीट में वो प्रॉफिट के रूप में दिखेगा, तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर और बढ़ेगी, कंपनी को और अच्छे रिटर्न होंगे, बाजार उसकी कीमत को और बेहतर आंकेगा। इस सब के पीछे, इस सब के बाद अब क्या होगा और पतंजलि ने ये कैसे किया उसके बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। पतंजलि ने कैसे किया, क्या कुछ उसमें अच्छे बदलाव हुए जिसकी वजह से, और किन किन चीज़ों में उनको फायदा मिला जिसकी वजह से पतंजलि ये कर पाई, ये वीडियो रहेगा हमारा अगले टॉपिक पे। इस वीडियो पर माफ कीजिए, इस वीडियो पे हम अगली बार बात करेंगे। तब तक इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा और कहीं इस वीडियो में आपको किसी हिस्से को आपको लगता है कि से आप सहमत नहीं है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस क्वेरी को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और एक रोचक विषय के साथ। तब तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।